अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जी बेसिक मेडिकल साइंसेज 1 और चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन एनाटॉमी। ठीक है, तो इसके आज हम देखेंगे पीएमएफ एग्ज़ाम का प्रिपरेटरी मटेरियल। ठीक है, यानी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम जो है वो एक एक चैप्टर के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे एमसीक्यूज़ को। ठीक है, मैं आपको जो है ना स्टूडेंट इस वीडियो में मतलब जो आपका एक चैप्टर होगा उसके अंदर उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चंस को लेके, वो एमसीक्यूज़ हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या फिर वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके मतलब आपको बताऊंगी। ठीक है, आप उनको अच्छे से याद कीजिएगा और इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अल्लाह ताला आपके पेपर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से जो है वो कर देगा और इंशाल्लाह आप जो है ना कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन आपने इनको अच्छे से और इनको कम्प्लीटली पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जो है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ब्रांच ऑफ एनाटॉमी स्टडीज द बॉडी बाय डिवाइडिंग इट इनटू डिफरेंट पार्ट और रीजन्स। सिस्टमिक एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी या फिर सरफेस एनाटॉमी। तो हमें पता है कि जब डिफरेंट पार्ट या रीजन में डिवाइड करते हैं तो तब जो है वो एनाटॉमी रीजनल एनाटॉमी बन जाती है। उसके बाद आ जाता है कि अ डॉक्टर फील या फिर पालपेट अ पेशेंट्स रिस्ट टू चेक द पल्स, यानी एक डॉक्टर जो है वो पल्स चेक कर रहा है पेशेंट की। ठीक है, विच टाइप ऑफ एनाटॉमी इज बीइंग यूज्ड। तो इसमें जो है वो कौन सी एनाटॉमी यूज़ कर रहा है, सरफेस एनाटॉमी, सिस्टमिक, रेडियोग्राफिक या फिर रीजनल एनाटॉमी। तो हम क्योंकि इसमें जो है अपनी स्किन की सरफेस को लेके पालपेट कर रहे हैं, उसे एग्जामिन कर रहे हैं, तो इसमें जो स्टडी है वो किस में आएगी, सरफेस एनाटॉमी में आएगी। उसके बाद है विच टाइप ऑफ एनाटॉमी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग बॉडी स्ट्रक्चर्स बाय यूजिंग एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई। यानी इसमें हम जो है वो टेक्नोलॉजी या फिर इमेजिंग स्टडीज़ जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सिस्टमिक एनाटॉमी आती है, क्लिनिकल, रेडियोग्राफिक या फिर सरफेस। तो करेक्ट आंसर है रेडियोग्राफिक। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन रेफर टू एज द पावर हाउस ऑफ सेल। यानी कि कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं। ठीक है, अब उसकी रीज़न क्या है कि दे स्टोर जेनेटिक मटेरियल एंड रेगुलेट सेलुलर एक्टिविटीज़ या फिर दे प्रोड्यूस एटीपी विच सप्लाइज एनर्जी टू सेलुलर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद है दे सिंथेसाइज प्रोटीन एंड रिक्वायर फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म या फिर दे फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि दे प्रोड्यूस एटीपी विच सप्लाइज एनर्जी फॉर सेलुलर फंक्शन। ठीक है, कि ये जो है ये एटीपी बनाते हैं जो कि फिर एनर्जी में कन्वर्ट होकर सेल्स के फंक्शन के लिए यूटिलाइज होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अ रिसर्चर आइसोलेट अ सेल विद एन एक्सटेंसिव रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कि एक रिसर्चर है वो क्या करता है कि एक सेल में से जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेपरेट कर लेता है। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन व्हाट इज मोस्ट लाइकली फंक्शन ऑफ दिस सेल। तो कहते हैं कि ये जो है इस एग्जामिनेशन पे जो उसकी रिसर्च है इसको इसके अंदर सेल का जो है वो कौन सा फंक्शन जो है वो इसके साथ रिलेट करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन, एनर्जी प्रोडक्शन एंड एटीपी जनरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर सेक्रेशन या फिर डीएनए रेप्लिकेशन एंड द सेल डिवीजन। तो आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर फंक्शन आपको पता होंगे तो आप इनमें से जो करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि है जी प्रोटीन सिंथेसिस फॉर सेक्रेशन। ठीक है, उसके बाद है अ सेल इज अनेबल टू ब्रेक डाउन डैमेज्ड ऑर्गेनालिस एंड सेलुलर डेब्रिस एफिशिएंटली विच ऑर्गेनाली इज मोस्ट लाइकली डिफेक्टिव। ठीक है, अब कहता है कि एक सेल है जो कि जिसको हम तोड़ नहीं कर सकते, उसकी तोड़ फोड़ जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक डैमेज ऑर्गेनाली है, सेल के जो है वो डेब्रिस हैं। ठीक है, डेब्रिस मतलब बोलते हैं जो सेल का कचरा है। ठीक है, तो उसको एफिशिएंटली मतलब उसको कैसे वो जो है ना उससे रिमूव पाएगा। ठीक है, और विच ऑर्गेनाली इज मोस्ट लाइकली डिफेक्टिव। ठीक है, अब मतलब ये कि जो सेल है वो मतलब अपनी चीज़ों को क्लियर आउट क्यों नहीं कर पा रहा। ठीक है, किसके अंदर प्रॉब्लम है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है ऑर्गेनाली या सेल है, सेल के अंदर चीज़ है जो कि सेल की क्लियरेंस का काम करती है। ठीक है, जो चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उनको सेल से बाहर कौन निकालता है, तो गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमें पता है कि ये जो फंक्शन है ये लाइसोसोम का आता है। लाइसोसोम का क्या मतलब है, ऐसी चीज़ें ऐसा एक ये है एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनाली जो कि क्या करती है, चीज़ों की ब्रेक डाउन करती है, जिनकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उनको खत्म करती है। अब कहता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन इम्प्रॉपर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन इज ऑब्जर्व्ड। यानी कि कह रहे हैं कि जब सेल डिवाइड होता है तो उस वक्त जो है ना क्रोमोसोम प्रॉपर्ली सेग्रीगेट नहीं हुए, लीडिंग टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, सारी बात है, इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा विच सेलुलर स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली मोस्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम। अब कहते हैं कि इसमें जो जेनेटिक मटीरियल जेनेटिक डिसऑर्डर आया है, लेकिन सेल का कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कि एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्रोमोसोम की होनी चाहिए, यानी क्रोमोसोम
क्रोमोसोम जो है वो इक्वली डिवाइड होने चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के को ये का फंक्शन है गोल्गी एपरेटस का, न्यूक्लियस का या साइटोस्केलेटन का। तो ये फंक्शन है साइटोस्केलेटन का, यानी साइटोस्केलेटन ने डिवीजन करनी होती है, आधे जो है एक सेल में ट्रांसफर करने हैं और आधे एक सेल में ट्रांसफर करने हैं। उसके बाद है जी म्यूटेशन काज सेल। एक और बात यहाँ पे स्टूडेंट ये देखें, ये जो ऊपर वाली इन्होंने फर्स्ट हेडिंग दी है ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इम्प्रॉपर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन इज ऑब्जर्व, ठीक है, लीडिंग टू जेनेटिक डिसऑर्डर, ये नहीं है, ठीक है। लेकिन बस इतना सा आपका क्वेश्चन है विच सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना, मतलब आपको इस तरीके से पॉसिबिलिटी की आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान से जो है ना अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को। उसके बाद म्यूटेशन काज अ सेल टू लूज इट्स एबिलिटी टू सिंथेसाइज एंड secrete स्टीराइड हार्मोन विच ऑर्गेनेल इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड। म्यूटेशन कहते हैं कि सेल के अंदर जो है ना वो खराबी आ जाना, ठीक है। कहते हैं कि जो म्यूटेशन है एक सेल के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि टू लूज इट्स एबिलिटी टू सिंथेसाइज, वो अपनी एबिलिटी जो है ना वो लूज कर चुकी है, खत्म कर चुकी है चीज़ों को बनाने की या सक्रीट करने के लिए। कौन सी चीज़ें? स्टीराइड हार्मोन को, ठीक है। तो कहता है कि कौन सी ऑर्गेनेल इसमें अफेक्ट होगी, ठीक है, हार्मोन्स बनाने की, स्टीराइड हार्मोन्स, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ हार्मोन्स की जनरेशन में भी इसका रोल होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि विच स्ट्रक्चर रेगुलेट सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस का प्राइमरी रोल क्या है? एटीपी की प्रोडक्शन, लिपिड सिंथेसिस, राइबोसोम प्रोडक्शन या फिर डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है राइबोसोम्स की प्रोडक्शन, ठीक है। राइबोसोम्स भी जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद विच टाइप ऑफ आरएनए कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स, ठीक है। डीएनए से इन्फॉर्मेशन राइबोसोम तक कौन लेके जाता है? हमारे पास राइबोसोमल आरएनए आ जाता है, मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफर आरएनए या फिर एसएनआर आरएनए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है एमआरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। उसके बाद है विच ऑर्गेनेल इज मोस्ट इन्वॉल्व इन अ प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, ठीक है। प्रोटीन की मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग में कौन सी ऑर्गेनेल जो है वो इन्वॉल्व होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी ऑपरेटस या फिर लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्गी ऑपरेटस। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास, तो नेक्स्ट है द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ विच टू मैक्रोमॉलिक्यूल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स, डीएनए एंड आरएनए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सॉरी आगे एक और भी है, लिपिड एंड न्यूक्लियस, लेकिन करेक्ट आंसर है लिपिड, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। उसके बाद है जी इफ अ सेल लेक लाइसोसोम, कहते हैं कि अगर एक सेल के अंदर लाइसोसोम्स नहीं है बट फंक्शन विल बी मोस्ट इफेक्टिव, तो उसका कौन सा फंक्शन जो है वो अफेक्ट होगा? एनर्जी की प्रोडक्शन, एनर्जी वेस्ट डाइजेशन, प्रोटीन सिंथेसिस या लिपिड स्टोरेज। तो लाइसोसोम का जो है ना काम क्या होता है? ब्रेक डाउन करना चीज़ों की, तो वेस्ट डाइजेशन जो है वो उसका अफेक्ट होगा। उसके बाद है व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम? आरएनए, लिपिड्स, डीएनए और प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास क्या है? डीएनए। उसके बाद है कि विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड एंड स्टीराइड सिंथेसिस? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। तो स्टीराइड हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो किसकी जिम्मेदारी होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया आर इनहेरिटेड फ्रॉम विच पेरेंट? फादर, मदर, बोथ आर नाइदर, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ से आता है? मदर की तरफ से आता है, फादर की तरफ से, दोनों की तरफ से, या किसी में से भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है मदर, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो ट्रांसफर होता है वो मदर सेल से ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड ग्रिक, पास्टर एंड कॉच, श्वान एंड शेल्डन, हुक एंड ल्यून हॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पैटसन एंड करेक्ट, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेल साइकिल? सेल साइकिल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू जनरेट एनर्जी, टू कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, टू सिंथेसाइज प्रोटीन या फिर टू प्रोड्यूस हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर है टू कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी व्हाट हैपन टू द क्रोमोसोम बिफोर अ सेल इंटर माइटोसिस? कहते हैं कि सेल माइटोसिस के फेज में जब जाना होता है तो क्रोमोसोम्स के साथ क्या होता है? दे ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, दे रेप्लिकेट देयर डीएनए, दे डिसअपीयर टेम्परेरीली और दे बिकम हेप्लॉइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास दे रेप्लिकेट देयर डीएनए, ठीक है, अपने डीएनए जो है वो डबल कर लेते हैं। उसके बाद है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द माइटोसिस डू क्रोमोसोम अलाइन इन इक्वेटोरियल प्लेन? ठीक है, कहते हैं कि कौन से फेज के अंदर जो है जो क्रोमोसोम है अपने आप को इक्वेटर प्लेट के ऊपर जो है वो अरेंज करते हैं? प्रोफेज में, एनाफेज, मेटाफेज या टीलोफेज? तो इसका करेक्ट आंसर है मेटाफेज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास व्हाट इज द की इवेंट दैट मार्क द बिगनिंग ऑफ एनाफेज? यानी कहते हैं कि एनाफेज जब स्टार्ट होना होता है तो उससे पहले एक कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट जो है यानी टेक प्लेस होता है जिससे आइडिया हो जाता है कि अब एनाफेज स्टार्ट होने लगा है? क्रोमोसोम बिकम विजिबल, chromatids separate and become and move to opposite pole,
द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व्स एंड द सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट टू पिंच इन। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रोमाटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और मूव कर जाते हैं टू अपोजिट पोल्स। उसके बाद है जी विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। कहते हैं कि सेल डिवीजन में कौन सा मतलब कौन सी डिवीजन है जिसके अंदर जो है आइडेंटिकल जो है वो डॉटर सेल्स बनते हैं। माइटोसिस, मियोसिस वन, मियोसिस टू या बाइनरी फिशन। इसका करेक्ट आंसर है माइटोसिस। माइटोसिस में मतलब एक सेल जो होता है अपने जैसे दो आगे डॉटर सेल जो है उसमें कन्वर्ट होता है। हाउ मैनी क्रोमोसोम डज ईच डॉटर सेल हैव आफ्टर माइटोसिस। यानी माइटोसिस जब हो जाती है तो उसके बाद डॉटर सेल जो न्यू सेल बने हैं उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23, 46, 92 या 13। जिसका करेक्ट आंसर हमारे पास 23, ठीक है, 46, सॉरी 46 बने ये जो हैं वो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब होते ये 23 पेयर्स में है, लेकिन जब इनको कलेक्शन में इनकी देखते हैं तब ये 46 बनते हैं। उसके बाद है विच प्रोसेस इज़ यूनिक टू मियोसिस। कहते हैं कि कौन सा प्रोसेस है जो कि मियोसिस के लिए यूनिक होता है बट नॉट फाउंड इन माइटोसिस, ठीक है। लेकिन माइटोसिस में ये नहीं होता, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस को कौन सी चीज़ सेपरेट करती है, डिफ्रेंशिएट करती है? डीएनए रेप्लिकेशन, साइटोकाइनेसिस, साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोम कंडेंसेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है साइनेप्सिस, ठीक है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो साइनेप्सिस हो जाते हैं, यानी सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, उनके दरमियान में जो है वो एक डिस्टेंस आ जाता है। उसके बाद है हाउ मैनी राउंड ऑफ सेल डिवीजन अकर इन मियोसिस। कहता है कि मतलब जो मियोसिस है, ठीक है, वो कितने राउंड्स के अंदर, यानी कि सेल डिवीजन जब होगी तो कितने राउंड्स उसके होंगे तो मियोसिस जो है वो कंप्लीट होगी। 1, 2, 3 और 4। जिसका करेक्ट आंसर है 2, ठीक है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। उसके बाद है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस। मियोसिस के रिजल्ट में क्या होता है? 2 डॉटर आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, 1 लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनता है, या सिंगल सेल विद डबल द क्रोमोसोम। तो इसके जो है वो 4 नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। जो माइटोसिस होती है उसमें आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं और वो भी 2 बनते हैं, ठीक है। जबकि इसके साथ इसमें ये कि नॉन आइडेंटिकल होंगे और 4 होंगे, ठीक है, डबल होंगे। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मियोसिस बट नॉट माइटोसिस। कहते हैं कि इसमें से कौन सा जो है नीचे दिया हुआ है, जो दिए हुए हैं वो मियोसिस के बारे में ट्रू है, ठीक है, लेकिन माइटोसिस के बारे में वो गलत है, ठीक है। प्रोड्यूस डिप्लॉइड सेल, इन्वॉल्व टू सक्सेसिव डिवीजन, क्रिएट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स, या अकर इन सोमैटिक बॉडीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इन्वॉल्व टू सक्सेसिव डिवीजन, यानी कि मियोसिस के अंदर 2 डिवीजन होते हैं, यानी मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता, माइटोसिस मतलब एक ही फेज होता है, एक ही फेज में एक ही राउंड में कंप्लीट होती है। उसके बाद है जी विच फेज ऑफ द माइटोसिस इन्वॉल्व्स द रीफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। कहते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप की रीफॉर्मेशन यानी दोबारा से बनना जो है माइटोसिस के किस फेज में होता है? प्रोफेज में, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज। तो टीलोफेज के अंदर जाके जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से डेवलप होता है। उसके बाद है व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन गैमेट्स आफ्टर मियोसिस। मियोसिस के बाद ह्यूमन के जो गैमेट्स होते हैं, ह्यूमन के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23, 46, 69 तो या फिर 92। तो इसका करेक्ट आंसर है 23, यानी 23 पेयर्स में जो है ये क्रोमोसोम अवेलेबल होते हैं। उसके बाद है वाई इज meiosis important for sexual reproduction. It maintain the diploid chromosome number. It increase genetic diversity. यही वाला इसका करेक्ट आंसर है, it increase genetic diversity, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोसिस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी माइटोसिस का पर्पस क्या है, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज, जेनेटिक रिकम्बिनेशन या फिर रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो टिश्यूज हैं, ये सेल्स हैं, ठीक है, उनके नए सेल्स बनाना, उनकी ग्रोथ करवाना, उनकी रिपेयरिंग करवाना, उनकी मेंटेनेंस करवाना, ठीक है, टिश्यूज़ की, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? डीएनए इज रेप्लिकेटेड, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, या साइटोप्लाज्म जो होते हैं डिवाइड होते हैं एंड फॉर्मिंग 2 सेपरेट सेल्स, या क्रोमोसोम अलाइन इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब यही है कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और 2 सेपरेट सेल्स में चला जाता है। उसके बाद व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, कवरिंग सरफेस एंड लाइनिंग ऑर्गन्स, या फिर ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। तो जो एपिथेलियल है इनका मेन फंक्शन होता है ये कवर करते हैं सर्फेसिस को, लाइनिंग ऑर्गन्स को, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है कि विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज इज स्पेशलाइज फॉर डिफियन एंड फिल्ट्रेशन, यानी डिफियन और फिल्ट्रेशन कौन से एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स के अंदर होती है, सिंपल क्यूबाइडल में, सिंपल कोलमनर के अंदर, सिंपल स्क्वेमस के अंदर, या फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के अंदर। तो ये जो सिंपल हमारे पास स्क्वेमस होते हैं उनके अंदर जो है डिफियन और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो सर अंजाम दिया जाता है। उसके बाद है व्हाट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, वेयर इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम फाउंड, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, या फिर आउटर लेयर ऑफ द स्किन, या वॉल ऑफ द एल्वियोलाई। तो इसका करेक्ट आंसर है लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है, सेंड सिग्नल्स, बाइंडिंग एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, या कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर मूवमेंट। तो कनेक्टिव है मतलब ये कनेक्ट करेंगे, बाइंडिंग एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यूज, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कहते हैं कि ये जो नीचे हैं इनमें से कौन से हैं जो कि कनेक्टिव टाइप के अंदर नहीं आते, कार्टिलेज, बोन, स्केलेटल मसल, या फिर ब्लड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास स्केलेटल मसल। उसके बाद है विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्टोर फैट, ठीक है। फैट्स की स्टोरेज मतलब कौन से टिश्यूज़ के अंदर होती है, बोन्स के अंदर होती है, कार्टिलेज, एडिपोज, या ब्लड, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारे फैट्स को स्टोर करते हैं, और ये टिश्यूज़ जो हैं एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, हमारी जो है लीवर में एडिपोज टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके अलावा हमारी जो ये बाजू हैं ह्यूमरस की साइड है, यानी जहाँ पे होते हैं, ठीक है, आर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, थाइस के अंदर ये जो है प्रेजेंट होते हैं और फैट्स को स्टोर करते हैं। उसके बाद है विच कनेक्टिव टिश्यू टाइप हैज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स, यानी कौन से टिश्यूज़ के अंदर लिक्विड मैट्रिक्स होता है, बोन के अंदर, कार्टिलेज के अंदर, ब्लड के अंदर, या एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ब्लड है, ठीक है। ब्लड भी हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप आता है और लिक्विड होता है बेसिकली ये। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द बोन टिश्यूज़, बोन टिश्यूज़ का फंक्शन क्या है, स्टोरिंग कैल्शियम, प्रोड्यूसिंग इंजाइम्स, कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, या सिक्रेटिंग हार्मोन। तो हमें पता है कि बोन्स का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, एक तो ये स्ट्रेंथ भी बेशक प्रोवाइड करती हैं लेकिन एज अ स्टोरेज के तौर पे भी काम करती हैं, और जो इंपॉर्टेंट मिनरल है लाइक कैल्शियम है, फास्फोरस है, तो इनको ये क्या करती हैं, स्टोर भी करती है। उसके बाद है विच टाइप ऑफ मसल्स इज इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्टीरिएटेड, इनवॉलेंट्री कौन सी है और नॉन स्टीरिएटेड, स्केलेटल, कार्डिक, स्मूथ मसल्स, या फिर वॉलेंट्री मसल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है स्मूथ मसल्स, जो कि हमारे ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इनवॉलेंट्री होते हैं यानी इनका एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और ये नॉन स्टीरिएटेड होते हैं, मतलब इसी वजह से हम इनको स्मूथ कहते हैं कि इनके ऊपर कोई भी स्टीरिएशन धारियाँ जो है ना नहीं मौजूद होती। उसके बाद है कि विच मसल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए कौन से मसल्स के टिश्यूज जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल, या इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इसका आंसर है स्केलेटल मसल्स। उसके बाद है जी नेक्स्ट है वेयर इज कार्डिक मसल्स फाउंड, स्टमक, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन। तो कार्डिक इंडिकेशन ही क्या है, हार्ट से रिलेट करता है, तो हार्ट के अंदर ये मसल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्वस टिश्यूज, कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन, या फैट स्टोरेज। तो नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है कि ये इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स कंडक्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, नेफ्रॉन, ऑस्टियोसाइट्स, न्यूरॉन, या फिर कॉन्ड्रोसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स मिलके पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद है विच सेल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन, रेड ब्लड सेल्स, ग्लायल सेल्स, मसल सेल्स, या ऑस्टियोसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लायल सेल्स, सपोर्ट भी करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड लंग्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, किडनी एंड लीवर। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सीएनएस के अंदर आते हैं। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लाइन द रिस्पिरेटरी ट्रैक, रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कौन से एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, सिंपल स्क्विमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस, सूडो कोलमनर, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, या फिर ट्रांजिशनल। तो रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमारे पास सूडो सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। उसके बाद है कि विच कनेक्टिव टिश्यू इज फ्लेक्सिबल एंड फाउंड इन जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और फ्लेक्सिबल होता है, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, या एडिपोज। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्टिलेज। उसके बाद है कि विच कनेक्टिव टिश्यू टाइप फॉर्म टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है। तो टेंडन और लिगामेंट को बनाने वाले कौन से कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, लूज, डेंस, बोन टिश्यूज, या फिर एडिपोज टिश्यूज। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट्स। नेक्स्ट है जी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरक्रेटेड डिस्क इन कार्डिक मसल,
कार्डिक मसल्स के अंदर जो है इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, उनका काम क्या है? कैल्शियम को स्टोर करना, अलाउ रैपिड कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, या फिर प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट या प्रोड्यूस हार्मोन। तो इसका आंसर है अलाउ रैपिड कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स। इसके बाद यहाँ तक तो स्टूडेंट हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और ये एमसीक्यू स्टूडेंट अक्सर आपके पास पेपर में भी रिपीट हुए हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा, और थोड़े से कंसेप्चुअल भी हैं, और लेकिन आपने जो है अच्छे से अंडरस्टैंड करके इनका मतलब समझ के फिर इनको पढ़ना है, फिर आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। उसके बाद चलते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन थे स्टूडेंट, सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। इनके आंसर मैंने नहीं मेंशन किए, और इनके आंसर ये कि आप अपनी मतलब नोट्स से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, और ताकि टाइम भी हमारा बचे और मैं आप तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है वो डिलीवर कर सकूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जी, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, कि ह्यूमन एनाटॉमी का मेन फोकस क्या है, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन सिस्टमिक एनाटॉमी विद एग्जांपल, ठीक है। सिस्टमिक एनाटॉमी को डिफाइन करना है एग्जांपल के साथ। हाउ डज द सरफेस एनाटॉमी हेल्प इन मेडिकल प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर सरफेस एनाटॉमी किस तरह से हेल्प करती है। व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद है जी, वाई आर माइटोकॉन्ड्रियस कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ गोल्गी ऑपरेटर्स इन प्रोटीन मॉडिफिकेशन। कंपेयर एंड कंट्रास्ट रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू सेलुलर हेल्थ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल। एक्सप्लेन हाउ डज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेलेक्टिव बैरियर, यानी आपने इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में बताना है। कंपेयर द रोल ऑफ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन सेलुलर एक्टिविटीज। नेक्स्ट है जी, वाई आर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स सेंसरी सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कन्वर्टिंग स्टिमुलाई इनटू एक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल साइकिल। डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस इन द टर्म ऑफ फंक्शन, यानी माइटोसिस और मियोसिस के अंदर डिफरेंशिएशन करनी है आपने। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द मेटाफेज इन माइटोसिस, मेटाफेज के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेम सेल इन द टिश्यू रीजनरेशन, स्टेम सेल्स के बारे में आपने बताना है कि कैसे टिश्यू को रीजनरेट करवाते हैं। व्हाई इज मियोसिस नेसेसरी फॉर गैमेट फॉर्मेशन, मियोसिस के बारे में बताना है। फिर उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रोमियर इन क्रोमोसोम मूवमेंट। कंपेयर एंड कंट्रास्ट एनाफेज इन माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी माइटोसिस और मियोसिस का अपने एनाफेज जो है वो बताना है। उसके बाद है व्हाट इज साइनेप्सिस एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन मियोसिस। हाउ डज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज इन माइटोसिस वर्सेस मियोसिस, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो किस तरह से चेंज होता है, ठीक है, वो आपने बताना है। मतलब कितने कितने होते हैं, माइटोसिस में कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, मियोसिस में कितने आएंगे। वट वुड हैपन इफ अ मिस्टेक अकर ड्यूरिंग क्रोमोसोम सेपरेशन इन मियोसिस। What are four basic type of human tissues? Define epithelial tissue and give two example where it is found. Differentiate between simple and stratified epithelium. What is the function of pseudo-stratified columnar epithelium and where is it found? How does transitional epithelium adapt to its function in the urinary bladder? Compare the structure and the function of cartilage and bone. What is the main difference between epithelial and connective tissue? Describe the composition and रोल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर जो ईसीएम है, ठीक है, उसका रोल आपने और बताना है, और इसका फंक्शन कंपोजिशन क्या है। वाई इज़ ब्लड कंसिडर्ड एज कनेक्टिव टिश्यू डिस्पाइट बीइंग अ लिक्विड। हाउ डज एडिपोज टिश्यू कंट्रीब्यूट टू एनर्जी स्टोरेज एंड बॉडी इंसुलेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलेटल, कार्डिक एंड स्मूथ मसल्स टिश्यूज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। Why does cardiac muscles have intercalated disc and what is their function? How does smooth muscle differ from skeletal muscle in term of contraction speed and control? यानी skeletal muscle और smooth muscles के अंदर आपने जो है वो differentiate करना है। उसके बाद what are the two major division of nervous system and what they consist of? उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्लाइल सेल इन द नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से याद करना है। इसके बाद है जी आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। डिफाइन एनाटॉमी एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स विद एग्जांपल। डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी इन ह्यूमन बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम।
थर्ड वाला है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. Explain the role of mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome in cellular activities. Describe the phases of cell cycle and differentiate between mitosis and meiosis with diagram. What is tissue? Explain the four basic type of tissue in the human body with their characteristics and functions. उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, यानी ये टिश्यूज़ वाला ही है, ठीक है. इसमें बस आपने डिफ्रेंशिएशन करना है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज एंड डिस्क्राइब देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन इन द ह्यूमन बॉडी. उसके बाद है जी डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद द एग्जांपल एंड फोकसिंग ऑन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू लाइक कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, यानी इनके बारे में आपने स्पेशली बताना है. उसके बाद है जी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, function and type of muscle tissue, how do skeletal, cardiac and smooth muscle differ from each other. ठीक है, यानी तीनों मसल्स के अंदर आपने जो है ना वो डिफ्रेंशिएशन बतानी है. तो ये थे स्टूडेंट हमारे जो है वो आज के का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, बेसिक मेडिकल साइंसेस का फर्स्ट ईयर का. उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. आपकी अल्लाह ताला पेपर में जो है वो बहुत आसान आए, आपकी मदद करे और आप पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि मेहनत ज़रूरी है स्टूडेंट. अगर मेहनत नहीं करेंगे तो अल्लाह भी मदद नहीं करता, ठीक है. तो आपने मेहनत करनी है, पूरी मेहनत करनी है और बाकी अल्लाह ताला पे सब छोड़ दें. इंशाल्लाह आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे और आप बस ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको ज़रा अच्छे से देख लें, अच्छे से पढ़ लें. और तैयारी तो आपने कर ली होगी, उम्मीद है अच्छी तैयारी अल्लाह ताला करे कि मज़ीद बेहतर हो जाए आपकी. लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं आपने इनको जो है ज़्यादा फोकस करके, ज़्यादा ध्यान दे के ज़रा फिर से इनको रिवाइज़ कर लेना, पढ़ लेना है, ठीक है जी. अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफ़िज़.